बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस डिस्कशन में हमारे साथ हैं इंजीनियर तुफैल और इंजीनियर इब्तिशाम और कुछ चंद हमारे साथ सब इंजीनियर्स भी इस डिस्कशन में शामिल रहें। तो हमारा आज टॉपिक है, मैं निहायत मशकूर हूँ इंजीनियर इब्तिशाम का जिन्हें बहुत हेल्प आउट किया इस मामले में हमें, और इंजीनियर तुफैल ने भी इसमें काफ़ी इंगेज किया। तो हमारे पास एक बड़ी डिस्कशन चल पड़ी है कि हमारे 2-3 दोस्त हैं, उन्होंने एक एसी ख़रीदा, कोई कहता मेरे वाला एसी बहुत अच्छा है, कोई कहता मेरे वाला। तो उसमें एक डिस्कशन है कि कौन सा इन्वर्टर एसी ख़रीदना चाहिए मार्केट में। और एक और हमारे पास एक डिस्कशन है कि हायर का यूपीएस डिवाइस आजकल बड़ी एक जिसकी धूम है, बड़ी इसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, तो क्या ये ख़रीदनी चाहिए, क्या ये एक धोखा है। और एक और मज़े की बात, हम यहाँ जो एसी को हम ख़रीदेंगे, डीसी इन्वर्टर एसी को, उसमें 10 साल में हम कितनी बचत कर सकते हैं, कितना कौन सा मॉडल आप ख़रीदें तो आपको कितनी सेविंग होगी, हम इसकी कुछ कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो ये दो हमारे पास मेन जो आज के टॉपिक्स हैं। और हायर जो यूपीएस डिवाइस है जो आपको ख़रीदनी चाहिए, अगर नहीं ख़रीदनी चाहिए तो आपको उसका मुतबादिल क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो इसका अल्टरनेटिव है। एक्चुअल में जो हायर के यूपीएस के मॉडल आजकल डीसी इन्वर्टर आ रहे हैं, तो उसमें कुछ उन्होंने लिख दिया है कि यूपीएस इनेबल टेक्नोलॉजी। तो लोग बड़े एक तशवीश में मुब्तला हैं और बहुत एक धड़ाधड़ एक चीज़ें कि यार बड़ी एक टेक्नोलॉजी है, बहुत एक अच्छा मॉडल आया हुआ है कि यूपीएस पे भी चलता है बहुत। तो एक्चुअल इसका हम भी पोल खोलने जा रहे हैं कि एक्चुअल में हकीकत में ही है क्या बाकी डीसी इन्वर्टर जो हैं वो भी इस यूपीएस पे चल सकते हैं या नहीं, और एक्चुअल में वो कौन सा पैरामीटर है जिसे हम देख के हमें यूपीएस में ख़रीदने मार्केट से ख़रीदने जाना है। ये आपके पास एक वो एसी है, कोई भी हायर एक जिसे हम वो क्लेम कर रहे हैं कि यूपीएस इनेबल्ड एसी इन्वर्टर एसी है। ये आपके पास वो यूपीएस डिवाइस है और ये आपके पास एक यूपीएस लगा हुआ है, और ये आपके पास उसका आउटडोर यूनिट है। एक सिंबॉलिक यहाँ पे प्रेजेंटेशन गिवन है। आप जब वीलॉग पे देखेंगे तो आपको बहुत से लोग कोई इसकी तारीफ़ करते हुए, कोई इसके हक़ में वीलॉग्स बनाते हुए नज़र आएंगे। कोई यूपीएस पे चलने वाला पहला कोई हायर डीसी इन्वर्टर है, क्योंकि ये भी क्लियर करते हैं कि वर्ल्ड का जो फर्स्ट यूपीएस है, हमने क्या बात है, उन्होंने यूपीएस का पहला हायर ने ईजाद किया। कुछ कहते हैं कि 4 रुपये फ़ी घंटे के हिसाब से, ये भी आजकल तो मेरे ख्याल में बड़े वाले कूलर भी 4 रुपये फ़ी घंटे के हिसाब से नहीं चलते। कोई लोग कहते हैं कि सारा दिन सोलर पे बगैर वापडा की, नो टेंशन, नो लोड शेडिंग, ये भी क्या बात है। तो वही यूपीएस की डिवाइस है जिसकी इंफॉर्मेशन उसकी डिवाइस के अंदर लीफलेट में मौजूद है। और ये हमारे पास एक यूपीएस है जो वापडा से कनेक्शन ले रहा है, और ये बैटरी इसके थ्रू कनेक्टेड है, ये आउटपुट दे रहा है इस डिवाइस को। ये हमारी वो यूपीएस डिवाइस है जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो एक कनेक्शन इसने यूपीएस से ले लिया, दूसरा जो कनेक्शन है उसने वापडा से ले लिया यहाँ पे, और जो आउटपुट है उसकी यहाँ पे जा रही इस एसी जो इंडोर यूनिट है और आउटडोर यूनिट है, इनको यहाँ पे जा रहा है इसका पावर कनेक्शन। इसके साथ एक कंट्रोल सिग्नल जा रहा है यहाँ पे, ये रेड वाला, ये इसको यहाँ पे, ये एक्चुअल में करता क्या है, ये यूपीएस इनेबल जो उन्होंने मॉडल निकाले हुए हैं, वो जब ये इस यूपीएस पे शिफ्ट हो जाता है तो क्या करता है, ये यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल, इस रेड इंडिकेशन यहाँ पे इसको, इस इंडोर यूनिट को इशू करता है, इसके कंट्रोलर को, कि अब आप यूपीएस पे चले गए। यहाँ पे ये इंडिकेट करना शुरू कर देगा, बजाय इसके कि आप रेफरेंस सेट पॉइंट 28 या 20 जो आपने सेट किया उसको छोड़ के वो क्या U1 आपको यहाँ इंडिकेट करेगा। इसका मतलब ये है, वो ये डिवाइस यूपीएस डिवाइस इस इंडोर यूनिट को बताती है कि यहाँ पे आपके पास इस वक्त 2 एम्पेयर आ रहे हैं, 2 एम्पेयर के अगेंस्ट जितनी भी आपकी कूलिंग होती है आप चुप करके कंप्रेसर उसी रफ्तार से उसी के अगेंस्ट आप चलाएं, आपको फीडबैक एक्स्ट्रा कोई करंट नहीं मिलता। नॉर्मली जब यहाँ पे 20 होता है तो ये जो इसका कंट्रोलर होता है क्लोज लूप में चलता है, वो उतने ही ज़्यादा यहाँ पे करंट ले रहा होता है। अगर 28 है तो कम, इस तरह जितना आपका सेट पॉइंट कम होगा, 20-16 पे चलाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा करंट लेता है। लेकिन जब ये U1 यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल चला जाता है उस वक्त ये ओपन लूप में चलता है, और उस केस में ये 2 एम्पेयर या जितना भी यहाँ पे इनपुट आ रहा होता है उसके अगेंस्ट ओपन लूप में, ओपन लूप का मतलब ये है कि इनपुट आपका जितना भी करंट आ रहा है उसी हिसाब से 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर आपको जितना भी मिल रहा है उसी के अगेंस्ट आपने कूलिंग कंप्रेसर चला के उतनी ही कूलिंग प्रोड्यूस करनी, किसी सेट पॉइंट को फॉलो नहीं करना। तो जब आप यहाँ से वापडा कट ऑफ करते हैं तो उस वक्त यहाँ पे इस डिवाइस का मेन फंक्शन ये है कि ये 2 एम्पेयर आउटपुट देता है आपके जितने भी यहाँ पे पावर सप्लाई, जितना भी यहाँ पे करंट हो, तो आउटपुट ये 2 एम्पेयर लिमिट कर देते हैं। इसकी और भी फंक्शनैलिटी, लेकिन मेन जो फंक्शनैलिटी है वो 2 एम्पेयर लिमिट करने की है, जिससे ये
कहते हैं कि हमने एक बड़ा फर्स्ट यूपीएस डिवाइस निकाल के एक 2 एम्पेयर पे बहुत बड़ा एसी चला दिया है। तो हम इसको भी देखेंगे इस वीडियो में कि शाम के टाइम एक वीडियो यहाँ पे बनी हुई है, तो कितनी वो शाम के टाइम इसकी क्या एफिशिएंसी है और जब दोपहर के टाइम होगा तो उसकी क्या हालत होगी। तो शुरू में इसको चलाते हैं वापडा पे। जब ये सेटल हो जाता है, इसको 2 एम्पेयर या इसके करीब या कहीं 4 एम्पेयर जितने भी सेटल हो जाता है, उसके बाद ये वापडा सप्लाई जो है ये ऑफ कर देते हैं और ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली यहाँ से पावर लेता है और ये यहाँ पे इंडिकेशन इस कंट्रोल सिग्नल दे देता है कि भाई आपने अब ओपन लूप में चलना है, जितना आपको 2 एम्पेयर मिल रहा है उसी अगेंस्ट ये कंप्रेसर चला के आपकी जो भी कूलिंग प्रोड्यूस होगी वो वाली। तो चलते हैं एक वीडियो की तरफ जिसमें हम इसकी डेमो पेश करने जा रहे हैं। शाम के टाइम में नहायत कूलिंग है, 28 पे सेट किया हुआ 2 एम्पेयर ले रहा है और जब इसको यूपीएस पे शिफ्ट करेंगे ओपन लूप में तो कितना टेम्परेचर होता है, शाम के टाइम इसकी क्या परफॉर्मेंस है। आप देख सकते हैं ये यूपीएस डिवाइस है हायर की जिसकी हम बात कर रहे हैं और इस वक्त ये रेड इंडिकेशन ये शो कर रहा है कि इस वक्त जो है ये वापडा की कनेक्शन पे डीसी इन्वर्टर चल रहा है। 28 जो है सेट पॉइंट है इस वक्त वापडा पे चल रहा है ये, और शाम का मौसम है, ठंडा मौसम है, इस वजह से ये 2 एम्पेयर के अराउंड अबाउट ले रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो डीसी इन्वर्टर का यहाँ डिस्प्ले यहाँ पे 28 सेट पॉइंट लिखा आ रहा है। अब इसको आप यूपीएस पे शिफ्ट करते हैं, यहाँ डिस्प्ले पे U1 लिखा है, यहाँ पे ग्रीन इंडिकेशन डिवाइस पे आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये यूपीएस पे शिफ्ट हो गया, हमने वापडा की सप्लाई ऑफ कर दी है। तो यहाँ पे भी आप U1 देख सकते हैं। तो अभी ओपन लूप में चल रहा है और आप देख सकते हैं इसने करंट को इस डिवाइस ने अब जब ये यूपीएस पे शिफ्ट हुआ वापडा की सप्लाई ऑफ हुई तो ये 2 एम्पेयर पे इसने लिमिट कर दिया। आपका जो रूम टेम्परेचर पहुंच गया 31.1 पे और इस वक्त जो ये पावर ले रहा है ये इस वक्त 4:30 के राउंड अबाउट, चूंकि शाम का मौसम है, ठंडा मौसम है, 2 एम्पेयर सफिशेंट है, ओपन लूप में चल रहा है और ये तकरीबन 31 उसने मेंटेन किया हुआ है। अगर ये गर्मी होगी, दोपहर का मौसम होगा तो ये मजीद बढ़ सकता है, 32 तक, 33 तक, 34 तक जा सकता है। अगर ठंडा मौसम होगा तो ये नीचे आएगा, 27 तक भी आ सकता है। तो इसका मकसद सिर्फ करंट लिमिट करना है 2 एम्पेयर पे। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द पावर सेविंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर दोपहर का मौसम होगा तो आप क्या फील करेंगे कि 31 से 33 पे जाएगा तो यूपीएस का क्या फ़ायदा उसका होगा। नॉर्मली ये जब आपका वैसे थोड़ी सी गर्मी होगी तो 28 पे ये तकरीबन 3 से 4 एम्पेयर ले रहा होगा और स्टेबल जाके कहीं ये हो सकता है 3 एम्पेयर पे, अगर डिपेंडिंग ऑन द मौसम के इस वक्त गर्मी कितनी है, बाहर क्या टेम्परेचर चल रहा है, बाहर दोपहर का है, इवनिंग टाइम है। तो ये सारी डिस्कशन जो थी ये वीडियो की ये इस यूपीएस डिवाइस और यूपीएस इनेबल्ड हायर मॉडल था, उस हवाले से आपने वीडियो देखी। इसमें आपने देखा जब उसने कंट्रोल सिग्नल जब वापडा कट ऑफ हुआ और यहाँ पे यूपीएस से सप्लाई लेना शुरू की तो उस वक्त यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल U1 का गया और उसका मतलब ये था कि 2 एम्पेयर के अगेंस्ट जो भी यहाँ पे उसे पावर मिलती है उसके अगेंस्ट आप कंप्रेसर चलाएं और उतनी उसके अगेंस्ट जो भी कूलिंग प्रोड्यूस होगी वो आपका वो इसमें आपका कोई रेफरेंस सेट पॉइंट नहीं होगा, कंट्रोलर कोई क्लोज फीडबैक नहीं होगा जिसमें आपको करंट को रेगुलेट, करंट आपका फिक्स रहेगा, किसी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं किया जाएगा। अब अगर इसमें आपका जून जुलाई की दोपहर का टाइम है तो उसमें आपका टेम्परेचर बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा आपकी हीट होगी कमरे में, क्योंकि 2 एम्पेयर पे आपकी कोई कूलिंग खास कूलिंग नहीं होगी। और इवनिंग टाइम में या फिर कूलिंग इन्वायरमेंट हो सकता है आपको 28 या 29 पे वो मेंटेन हो जाए। तो हम इसकी अगर कीमत की बात की जाए इस डिवाइस की, ये आपको हायर यूपीएस डिवाइस मॉडल जो है ये दराज भी आपको 8000 के करीब मिलेगा और लोकल मार्केट में हो सकता है ये आपको 7000 या उससे कुछ कम पे मिले। तो अब सवाल ये है कि हम सारी चीज़ें ये 2 एम्पेयर पे लिमिट करना, अगर कोई इसको यूज़ भी करना चाहता है तो उसको अल्टरनेटिव प्रोसेस क्या है, उसका मुतबादिल क्या है, हम किस तरीके से हम यही 2 एम्पेयर लिमिट कर सकते हैं। तो जिस तरह आपने वीडियो में देखा इस तरह यहाँ पे डिजिटल मीटर ये है, इसमें आप वोल्टेज और करंट का डिस्प्ले, आप सिर्फ एम मीटर लगाना चाहते हैं जिसमें वो 200-300 का आपको मिलता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 400-500 का ये एम मीटर लें जिसमें एक नॉर्मल एक मुनासिब सा मिल जाता है। उसमें आप जो करंट आप जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना आप सेट पॉइंट उसका सेट करें। आप उसको ये यूपीएस डिवाइस हरगिज़ ना ख़रीदें उस पर अपने 8000 का भी, और साथ आपको जो यूपीएस मॉडल मिलेगा हायर का जो ये यूपीएस इनेबल्ड है
वो भी आपको महंगा मिलेगा, साथ आपको ये इसके भी चार्जेस देने होंगे, तो फ़ायदा इसका कुछ भी नहीं है। आप क्या करें, इसको ये एक सिंपल सा एक एमीटर लगाएं आप इसको सीरीज़ में यहाँ पे, और इस पॉइंट पे आप जब इसको लगाएंगे तो आपको वो करंट देगा जो भी उस वक्त ये आपका एसी ले रहा होगा। आप उसके अगेंस्ट जो भी यहाँ पे सेट पॉइंट सेट करें, जितना आपका एमीटर जितना आपका मीटर शो करता है आप उतना अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सेट पॉइंट चेंज करते जाएं। तो इसका ये मुनासिब सा एक सोल्यूशन है कि बजाय आप उसको खरीदें, उसमें है इसमें कोई एफिशिएंस इवन कि इसके अपने लॉसेस भी होंगे, ये करता कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 एम्पेयर तक लिमिट करता है। तो बजाय इसके आप ये डिवाइस खरीदें महंगा, आप यूपीएस आप कोई भी अपना नॉर्मल आपके पास जो डीसी इन्वर्टर है वो आप इस पे चला सकते हैं। ये डिवाइस खरीदे बगैर इसके अपने लॉसेस भी होंगे, इसको भी खरीदेंगे साथ, ये भी महंगा आपको मिलेगा। तो आप सिर्फ 500 का यहाँ पे एमीटर लगाएं, आप उतना ही सेट पॉइंट दें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। ये हमारी आपको सजेशन है। और हमारा जो इस वीडियो का दूसरा सेगमेंट है वो हमारे पास है कि वो हम आप कोई एसी खरीद रहे हैं, मेन हमारी जो फोकस है वो सेविंग पे है। तो इस सेगमेंट में हमारे साथ इंजीनियर इब्तिशाम के साथ हमारे साथ आमिर रज़ा साहब भी मौजूद हैं, जो कि बहुत शोहरत रखते हैं इसकी एसी की परफॉर्मेंस और इसको एनालिसिस के हवाले से। तो इसमें हम देखेंगे, आप जब किसी टेक्नीशियन से बात करते हैं अपने एसी ख़रीदते वक्त कि मुझे कौन सा एसी ख़रीदना चाहिए, आप किसी दोस्त से मशवरा लेते हैं तो आपको एक टेक्नीशियन मशवरा देता है कि आप पेल का फलाना मॉडल लें, उसकी एयर थ्रो बहुत अच्छी है, पेल के मॉडल की बहुत अच्छी एयर सदी उसकी बहुत प्यारी एयर थ्रो है। दूसरा कहेगा नहीं, आप किसी और टेक्नीशियन से मशवरा लेंगे, वो नहीं, आप फलाने का ना इंडोर फलाने का आउटडोर यूनिट बड़ा बहुत बड़ा उसका जो यूनिट है तो बहुत प्यारी कूलिंग करता है, आप वो वाला मॉडल, आप ग्री का मॉडल खरीदें। तीसरे से आप मशवरा करेंगे, वो कहेगा नहीं, आप सर जी कैनवोड का लें, मैं खरीद मेरे पास 10 साल से कैनवोड का चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन चल रहा है, उसमें कोई सिंगल फॉल्ट भी नहीं है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी सेविंग करता है, मेरा 3000 4000 5000 से ज़्यादा बिल नहीं आया। तो इस तरह आप 10 लोगों से पूछेंगे तो आपको 10 किस्म के मशवरे मिलेंगे। तो हमने ये सोचा कि इंजीनियरिंग टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन सा पैरामीटर है जिसे आप देख के आपको एक एसी खरीदना चाहिए। हम यहाँ पे आपको कभी भी ये रिकमेंड नहीं करते कि आप सिंगल ब्रांड नेम को देखकर उसको खरीदना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हम एक पैरामीटर टेक्निकल देखेंगे कि आप उसको एनालाइज करते हुए आपको एक इन्वर्टर एसी खरीदना चाहिए। वो पैरामीटर है EER, एनर्जी एफिशिएंसी रेशो। पाकिस्तान में ज़्यादा EER ये चलता है, कुछ ममालिक में स्टार रेटिंग भी चलती है, पाकिस्तान में भी किसी हद तक या बांग्लादेश में किसी हद तक स्टार रेटिंग चलती है, लेकिन ज़्यादातर जो डिवाइस है वो EER में रेट होती हैं। ये EER एनर्जी एफिशिएंसी रेशो है, ये हमें किसी डिवाइस की एफिशिएंसी के बारे में बताता है। इसकी नॉर्मल रेंज 1 से 5 है। अगर आपकी डिवाइस की एनर्जी एफिशिएंसी रेशो 1 है तो इसका मतलब ये कम एनर्जी, ये जो है ये सबसे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करता है। ये अगर टेक्निकली हम इसको की जाए, टेक्निकल लोगों के लिए हम EER के बारे में बताएं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो कूलिंग प्रोडक्शन है एक उसमें एनर्जी है डिवाइडेड बाई उसकी जो रेशो है, उस कूलिंग एनर्जी की रेशो टू द इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर। तो इन दोनों की जो रेशो हम उसे EER कहते हैं। अब अगर किसी एक डिवाइस का एनर्जी एफिशिएंसी रेशो 5 है तो उसका मतलब है कि वो डिवाइस जो है वो सबसे कम एनर्जी वेस्ट करता है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इन दो और इसकी जो कूलिंग है वो एक ऐसे डिवाइस, एक ऐसे एसी, एक ऐसे इन्वर्टर एसी जिसकी एनर्जी एफिशिएंसी रेशो 1 है, उससे ये 5 गुना ज़्यादा कूलिंग सेम इन्वायरमेंट सेम इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर पे प्रोड्यूस करता है। अब जैसे हमने इंडिया में ज़्यादातर BE इसका बोर्ड एनर्जी एफिशिएंसी का एक बोर्ड है जो डिटरमिन करता है स्टार रेटिंग। वो क्या करता है कि वो EER के अगेंस्ट स्टार रेटिंग सेट करता है, और ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ वक्त के साथ साथ ये स्टार रेटिंग रिवाइज होती रहती है। जब टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो ये स्टार रेटिंग भी मॉडिफाई होती है, एडवांस मतलब उसको रिवाइज किया जाता है। मिसाल के तौर पर 2010 से 11 में जो 3.1 उस टेक्नोलॉजी के मुताबिक उसको जो एनर्जी एफिशिएंसी रेशो जिसकी 3.1 थी उसको 5 स्टार कहा गया, और 2018 से ऑनवर्ड अभी तक यही इसको रिवाइज नहीं किया गया। 3.1 जो है वही सेम एनर्जी एफिशिएंसी का जो एक मॉडल है, एक डिवाइस है, उसको उसे 1 स्टार रेट किया गया, जबकि 4.5 प्लस जो डिवाइसेस हैं उसको 5 स्टार रेट किया गया। जबकि यहाँ पे 2010 में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तो 3.1 जो था वो एक 5 स्टार कहलाया जाता था कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। आजकल वही वाला सेम डिवाइस 3.1 वाली 1 स्टार गिनी जाती है। तो हम एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं
ये एक स्टडी है और इसमें 2018 की है ये। हम इसको 1.5 टन ले लेते हैं और इसको ज़रा जूम करके देखते हैं। तो अगर आपके पास एक 1.5 टन का है और आपके पास यहाँ पे स्टार रेटिंग है, तो फर्स्ट अगर 1 स्टार है तो 1250 ऑलमोस्ट वो लेगा इनपुट पावर, सेम इन्वायरमेंट, सेम कंडीशन, सेम मॉडल की। अगर वो 2 स्टार है तो वो कदर कम 1180, और अगर 3 स्टार है तो अराउंड अबाउट 1100, अगर 4 स्टार है तो 950, इसी तरह 840, 850 अगर 5 स्टार है। तो आप यहाँ पे क्लियर एक डिफरेंस देख सकते हैं, जब उसकी स्टार रेटिंग इंप्रूव हो रही है, यानी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो कम पावर लेता है। यहाँ पे कुछ हायर के कोई मॉडल की यहाँ पे स्टार रेटिंग की, ये कोई एनर्जी एनालिसिस की कोई की गई यहाँ पे कंपैरिजन कि ये 1288 लेता है और ये 440 ये मॉडल लेता है। यहाँ पे हमने ये इस वक्त ऑनलाइन हमने कोटेशन लिए, हो सकता है मार्केट में थोड़ी सी आगे पीछे हो, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के डिफरेंट मॉडल और उसको एनर्जी एफिशिएंसी रेशो और उसकी प्राइस को हमने कंपेयर किया। तो यहाँ पे अगर डॉलर्स की बात की जाए तो उसका जो मॉडल है ओरा इन्वर्टर 30 जो मॉडल है, इसकी एफिशिएंसी 3.1 है और ये 73,000 का है, 500 का। ग्री का मॉडल है GS18 3.7 एफिशिएंसी और ये 90,000 का है। डॉलर्स का स्प्रिंटर जो है वो 3.01, ये 3 के अराउंड अबाउट 71,000। इसी तरह ग्री का जो लोमो सीरीज है वो 3.2 एफिशिएंसी के साथ 70,000 का है। अब इसमें अगर ये सारे 1.5 टन के हैं, ये सारे जो एनालिसिस यहाँ पे किए गए हैं EER बेस में, हम इसको देखते हैं कि कैसे। अब यहाँ पे अगर कोई एक लेमैन वहाँ पे जाता है एक AC खरीदने, तो उस वक्त देखेगा कि यार ग्रे की एक अच्छी कंपनी है, तो वो मुझे इसका एक 1.5 टन का मुझे 70,000 में सबसे सस्ता मिल रहा है मार्केट में, तो मैं ये वाला खरीदूंगा। तो वो क्या करेगा, या तो ये खरीदेगा, अगर उसे ये नहीं मिलता तो क्या करेगा, डॉलेंस का है कि डॉलेंस भी एक अच्छी कंपनी है, उसका 1.5 टन का है, तो वो क्या खरीदेगा, ये जिसकी एफिशिएंसी 3 है वो यहाँ पे 71,000 पे खरीदेगा। जबकि टेक्निकली उसे अगर टेक्निकली इसको एनालिसिस करेंगे तो उसे खरीदना ये वाला चाहिए था, ग्री का ये वाला मॉडल GS18 जिसकी एनर्जी एफिशिएंसी 3.7 है और ये 90,000 का है। बज़ाहिर तो ये 20,000 ज़्यादा है, हम इसको बाद में एनालाइज करेंगे कि ये किस तरह हमें 2 साल में हमें 10 साल में हमें कितना पे बैक करता है बाकी कंपेरेटिवली, जो बाकी आपके पास 3.7 या 3.1 या जिसकी लो एफिशिएंसी है, या 2.5 जिसकी एफिशिएंसी है। इस तरह आपके पास जो मित्सुबिशी के इस वक्त MSG F सीरीज है, इसकी बहुत अच्छी एफिशिएंसी है, जिसकी EER जो एनर्जी एफिशिएंसी रेशो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 5 को टच करती है। इसमें कुछ ऐसे मॉडल हैं। तो हम आइए इसकी तरफ एक इसका कॉस्ट एनालिसिस करते हैं। कुछ हमने एक ये कन्वेंशनल ACs की स्टडी है, ये सेम एप्लीकेबल है आपके पास किसी हद तक उसको उसके फ्रिक्शन में इन्वर्टर ACs पे भी, क्योंकि हम स्टार रेटिंग EER बेस इसको एनालाइज कर रहे हैं। तो आपके पास हमने लिए 1.5 टन का एक, आपके पास हायर का एक AC है और हायर का जो है 1 टन का है, सेम मॉडल सेम एफिशिएंसी ऑलमोस्ट। पैनासोनिक का एक 1 टन का है। अब इसकी प्राइस की बात करते हैं, जो 1.5 टन का है वो 39,000 का है, जो 1 टन का है वो 29,000 का है, और पैनासोनिक का 1 टन जो है वो 40,000 का है। अब मार्केट में अगर कोई लेने जाता है वो क्या कहेगा कि 1.5 टन का मुझे हायर का मिल रहा है, तो मैं पैनासोनिक का क्यों 40,000 का लूँ, तो मैं 39,000 का वो खरीद लेगा। अब यहाँ पे तो उसने क्या कि 1,000 बचा लिए, उसने इसका पैनासोनिक का ये सेम मॉडल 60,000 में मिल रहा था, उसने कहा मैंने 60 से कुछ ऊपर, तो उसने कहा कि मैंने कोई 22 से 25,000 मैंने सेविंग की और घर चुप के खामोशी से आ जाता है। 20,000 उसने सेविंग कर ली। वो अपने जहन में ये करे कि सेम मॉडल जो पैनासोनिक का था वो तो बहुत महंगा था, मैंने कन्वेंशनल की बात हो रही है, पुरानी स्टडी है, तो शायद आजकल के रेट में ये वैसे भी तो मुश्किल से आ रहे हैं, और दूसरा रेट थोड़े से शायद इससे कम हो, 60 में तो अब इन्वर्टर आने लगे। अब सेम जो ये पावर कंजम्पशन है उसकी 1.9 किलोवाट है और इसकी 1.25, क्योंकि ये 1 टन का है और ये भी 1 टन, ये 0.8। इसको अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो इसको इसके साथ इस वाले 1.5 के साथ इसका कंपैरिजन बनता है। जो इसकी एनर्जी एफिशिएंसी रेशो है, हम इसको ज़रा जूम करके अगर देखते हैं तो इसकी एनर्जी एफिशिएंसी 2.73, 2.8 जो 1 टन वाले की ऑलमोस्ट मिलती जुलती है, और इसकी 4 है। अब सेम टाइम के लिए चले हैं, सेम इन्वायरमेंट में ये चले हैं तीनों, सेम एम्बिएंट टेम्परेचर है, सेम कंडीशन है, सेम वेदर है, सेम लोकेशन है, तो सेम टाइम के लिए जब चले, इसने एनर्जी कंजम्पशन की 1850 यूनिट, इसने एनुअल 1 साल के लिए इसकी कंजम्पशन है, इसकी है 2675, इसकी 4050 इसकी कंजम्पशन है किलोवाट कार्स एनर्जी यूनिट्स, आप उसे कह दें कि यूनिट 1 साल में उसने कंज्यूम किए।
अगर इसको 1.5 से किया जाए तो आप इसको इसके साथ कंपेरिजन, इसका जो कंपेरिजन है वो कर सकते हैं, वो जो कि 2700 के ऑलमोस्ट या इससे कुछ कम बनेंगे। तो अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं, अब अगर पहले साल की बात की जाए, फर्स्ट ईयर की बात की जाए, तो फर्स्ट ईयर में जो इसका बिल आया था एनर्जी कंजम्पशन, इस वाले का आया था 40,000। जो पैनासोनिक का 1 टन है, सेम 1 टन का, तो उसका 27,700 समथिंग आया था। अब यहाँ पे आप देखें तो ऑलमोस्ट अगर ज़्यादा फिगर में कहूँ तो 12 से 13,000 में यहाँ पे डिफरेंस है दोनों का, कि इसका 12 से 13,000 रुपये वो कम है बिल, जबकि इसके रेट में अगर देखिए सिर्फ 11,000 का डिफरेंस है। तो हमने अगर 11,000 यहाँ पे एक्स्ट्रा पे किए होते तो हमें फर्स्ट ईयर में यहाँ पे तो वो 1,000 की सेविंग होनी थी अगर हम ये वाला कंपेरेटिवली तो इस वाले के ख़रीदते। अब पहले साल हमने उससे बिल अगर इन दोनों को करें तो 29 का हमने ख़रीदा और बिल हमने इसके कंपेरेटिवली 13,000 12-13,000 एक्स्ट्रा दिया है, जबकि हमने उससे सिर्फ 11,000 पहले ख़रीदते हुए सेविंग की थी। तो ये वाला अभी तो फर्स्ट ईयर में ही इसने 1,000 या 2,000 की इसने सेविंग की कंपेरेटिवली टू हायर का ये 1 टन का जो हमने 2.7 ER का ये मॉडल जो सिलेक्ट किया। अब ज़रा 10 साल या उसकी लाइफ टाइम की इसकी ज़रा कैलकुलेशन करके देखते हैं कि हमें ये कितना पे बैक करेगा कंपेरेटिवली जो हायर का मॉडल है, ये जो मोस्ट एफिशिएंट मॉडल है। अब इसमें अगर यहाँ पे देख लेते हैं, अगर 10 ईयर का हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो जो हायर का 1 टन है उसने कितने 450 यूनिट्स के अगेंस्ट उस वक्त, ये तो 14-15 की स्टडी है, उस टाइम उसमें ये 17 से कुछ कम था जो फ्लैट टैरिफ है 300 अबव वाला। तो उस वक्त इसके 6 लाख के करीब कहीं 7,500 और इसके 4 लाख और इसके 2.25 लाख के करीब इसकी जो कंजम्पशन है एनर्जी की तकरीबन ये 2.25 लाख, ये 6 लाख और ये कितनी है इसकी। अब हम अगर इसको 1.5 गुना से मल्टीप्लाई करके इसके साथ इसका कंपैरिजन ज़रा करें तो हमारे पास 277,500 को अगर हम 1.5, क्योंकि ये 1.5 टन का है और ये 1 टन का है, तो हम इसे 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करें और इस वाले 6,75,000 से माइनस करें तो हमारे आपके पास आता है 191,250। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल के केस में आपकी जो एनर्जी कंजम्पशन है उस हवाले से सेम एनवायरनमेंट, सेम एम्बियंट कंडीशंस, सेम आपकी जो लोकेशन और टाइमिंग इवन के सेम टाइम के लिए ऑपरेट हुए, तो उसमें इस वाले जो पैनासोनिक का बज़ाहिर जो कि उस वाले मॉडल से 1,000 रुपये महंगा 1 टन वाला था, अगर हम 1.5 टन ये 60,000 का ख़रीदते तो ये कितना इसने परफॉर्म करना था, कितना बेटर इसने परफॉर्म करना था कि इसने इस वक्त 191 की उसकी सेविंग होती है। इसमें से बहुत यानी आप उसकी कॉस्ट निकाल दें तो आपको यानी कि आपको कंजम्पशन में बिलिंग में आपको इसने तकरीबन 2-2.25 लाख आपकी सेविंग ओवरऑल तकरीबन एक मोटी कैलकुलेशन के मुताबिक आपको 2 लाख की सेविंग होनी थी। तो ये आपको वो चीज़ है जो आपको देखनी चाहिए कि आपको ख़रीदते वक्त वो कौन सा पैरामीटर है, आप किस चीज़ को, आप सिर्फ यहाँ कॉस्ट पे नहीं जाना चाहिए आपको उसकी अच्छा इसको देखते कैसे हैं आपने, कैसे सपोज आपने एक पैनासोनिक का एक मॉडल ख़रीदना है, ये मॉडल आपने स्प्रिंटर 30 आपने ख़रीदा है 71,000, उसकी वेबसाइट पे आप गए हैं, आपने उसका ओवरव्यू किया है कि ये सारी चीज़ें आपने उसकी देखी, कंफर्ट लेवल, और ये आप जाके उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स में देखें और जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे उसमें एनर्जी एफिशिएंसी में आप EER उसका देखें तो ये इसका है 3.01। तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं कि उसकी एनर्जी एफिशिएंसी कितनी है और उसी के अगेंस्ट आप उसको डिसाइड करें। आप कोशिश करें कि जिसकी एनर्जी एफिशिएंसी थोड़ा सा महंगा भी है कंपैरेटिवली बाकी सेम मॉडल से, लेकिन अगर उसकी एनर्जी एफिशिएंसी एक डिफरेंट है, एक यूनिक है बाकी मॉडल से, तो आप क्या करें, वही वाला मॉडल ख़रीदें जिसकी एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी है। उस वक्त आप कास्ट को कंसीडर ना करें, कास्ट थोड़ी सी उसकी ज़्यादा होगी लेकिन आपको 10 ईयर जो आपको इसकी लाइफ है, इवन कि तो हमने सिर्फ 10 ईयर की अगर सपोज वो 20 ईयर्स का है तो आपको आप अज्यूम कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको कितनी सेविंग होगी। तो वो सारी चीज़ें आपको उस वक्त देखनी। एक एसी ख़रीदते हुए या कोई भी डिवाइस ख़रीदते हुए आपको वो चीज़ यहाँ पे सर्च करनी चाहिए, उसको EER देखना चाहिए। तो ये था उसका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप जेनेरिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि एक आपके रूम की अगर उसमें आप एयर कंडीशनिंग करना चाह रहे हैं तो उसकी वेंटिलेशन
सॉरी उसकी जो लीकेज है उसमें कहीं पे दरवाज़ों या खिड़कियों में उसकी इंसुलेशन बड़ी प्रॉपर होनी चाहिए। इवन कि आपके पास मार्केट में आजकल मिलते हैं कि आपके पास डायरेक्ट, असल में एक्चुअल होता है कि आप एम्बिएंट टेम्परेचर तो अवॉइड, ये जो आपके, थैंक यू वेरी मच, आपके सवालों का हमें इंतज़ार रहेगा। कुछ और इस तरह की टेक्निकल डिस्कशन थी, लेकिन शायद हम नेक्स्ट किसी टाइम वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। 2-3 और पर्सपेक्टिव हैं। थैंक यू वेरी मच।